सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रतन संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। नमस्कार, मैं हूँ विजय नंदन और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। सचमुच मध्य प्रदेश गान की ये पंक्तियाँ हमारे दिलों को छू जाती हैं। वाकई में हमारा मध्य प्रदेश अद्भुत है। हमारे प्रदेश में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की लंबी श्रृंखला है। देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र, सबसे अधिक टाइगर, अब मध्य प्रदेश चीता प्रदेश भी बन गया है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों में से 3 शक्तिपीठ मध्य प्रदेश की पुण्य धरती पर विराजमान है। मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर सदियों से यहाँ के लोगों की आस्था और जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। राज्य के विविध धार्मिक स्थल जैसे प्राचीन मंदिर, गुफाएं, महल और तीर्थ स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व रखते हैं, बल्कि ये समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक भी है। इन स्थलों की अपार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने विरासत से विकास की अवधारणा को अपनाया है, ताकि इन स्थलों को संरक्षित किया जा सके और साथ ही धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक पुनर्जागरण और पर्यटन के विकास के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा 18 लोगों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इनमें 14 लोग धार्मिक और 4 सांस्कृतिक आधार के हैं। 10 धार्मिक और 4 सांस्कृतिक लोगों का निर्माण कार्य जारी है। लोगों से विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, आसपास की अधोसंरचना के विकास और श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय सुविधाओं के विकास का कार्य किया जाएगा। युवाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति गौरव की भावना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लाइट एंड साउंड शो, वीथिकाओं और प्रोजेक्शन, मेपिंग इत्यादि आधुनिक तकनीक द्वारा धार्मिक गाथाओं, लोक कलाओं आदि का प्रदर्शन भी होगा। संत रविदास लोक सागर, देवी लोक सलकनपुर, श्री राम राजा लोक ओरछा, जाम सांवली श्री हनुमान लोक पारढुना, पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, परशुराम लोक महू, भादवा माता लोक नीमच, मां नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी आदि के कार्यों में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। मां पिताम्बरा लोक दतिया, रतनगढ़ माता मंदिर लोक दतिया, मां शारदा देवी मैहर, मां जोगेश्वरी माता मंदिर चंदेरी, रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर, अटल स्मारक ग्वालियर, महाराणा प्रताप लोक भोपाल और रानी अवंतीबाई स्मारक जबलपुर की कार्य योजना चल रही है। इन मंदिरों का आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के सशक्त प्रतीक हैं और इन स्थलों के सुधार से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक और अधिक पवित्र और प्रमाणिक धार्मिक अनुभव मिलेगा। वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने आध्यात्मिक आस्थाओं को सशक्त रूप से महसूस कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की संरचना को सहेजने के साथ साथ इन स्थलों की शिल्प कला और आध्यात्मिक भव्यता को पुनः जीवित करना है। प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला, मूर्ति कला और शिल्प कौशल का अद्भुत उदाहरण यहाँ के प्रत्येक मंदिरों में देखा जा सकता है। इन धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के दौरान शिल्पकला और प्राचीन स्थापत्य की सटीकता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये न केवल श्रद्धालुओं को इतिहास और संस्कृति से जोड़े रखता है, बल्कि उनके आध्यात्मिक अनुभव को और भी गहरा बनाता है। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह राज्य को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां लोग गहरी आस्था के साथ अपनी आत्म शांति की तलाश में आते हैं।
इन स्थलों के सौंदर्यीकरण से न केवल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का धार्मिक अनुभव प्रगाढ़ और उन्नत हो रहा है, बल्कि यह हमारी सनातन समृद्धि के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के ये प्रयास सनातन संस्कृति की विरासत से राज्य की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है। इस प्रकल्प से सभी स्थलों की आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता को भी जागृत किया जा रहा है। आइए आपको सनातन संस्कृति की दिव्य और भव्य विरासत की विकास यात्रा पर लेकर चलते हैं। उज्जैन में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। बाबा महाकाल का ये मंदिर प्राचीन काल से ही अपनी दिव्यता और भव्यता के कारण आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन 11 अक्टूबर 2022 को महाकाल मंदिर की दिव्यता और भव्यता की विरासत में एक नया अध्याय जुड़ गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस प्रकल्प के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने सनातन संस्कृति की विरासत को सहेजने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देने की कोशिश की है। महाकाल लोक को भव्य बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां हैं। 108 स्तंभ हैं, जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। परिसर में 23 प्रतिमाओं की ऊंचाई 15 फीट है। महाकाल लोक में 17 प्रतिमाएं 11 फीट की हैं। इनमें प्रवेश द्वार पर श्री गणेश, अर्धनारीश्वर, अष्टभैरव, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र समेत अन्य ऋषि शामिल हैं। इसके अलावा भी शिवलीला से जुड़ी अनेक कृतियां महाकाल लोक में विराजमान की गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मूल मंदिर को यथावत रखा गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विरासत से विकास के प्रयासों के बेहद सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। कुंभ के बाद में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ आई तो हमारे उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, दतिया ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर जबरदस्त रूप से हमारी इकोनॉमिक गतिविधि भी बढ़ी है। कारण क्या, धार्मिक पर्यटन के जब लोग आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, बाकी गतिविधि करते हैं। अकेले उज्जैन की बात करें तो पिछले वर्ष 6 करोड़ से ज़्यादा यात्री उज्जैन में आए थे और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व सामने है और पूरा वर्ष के आधार पर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी नव पहल से ये सुनिश्चित करने में कामयाब रही है उज्जैन में स्थानीय समुदाय चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यहाँ के धार्मिक टूरिज्म से लाभान्वित हो रहा है। चाहे वो होटल व्यवसायी हो, गाइड, हस्तशिल्प या परिवहन सेवा के क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोग। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की असाधारण वृद्धि से रोजगार को पंख लग गए हैं। इसके साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी आध्यात्मिक के साथ एक प्रामाणिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कि महाकाल की सुध लेना उज्जैन ने शुरू किया, राज्य ने शुरू किया
और शिप्रा की सुध लेना शुरू किया। कहाँ वो एक बरसाती नदी थी और कहाँ उज्जैन जो है एक छोटे से गांव में या पड़ोस का जो बड़ा शहर है उसके कॉलोनी के रूप में जाना जाता था। वो समय ज़्यादा दूर नहीं हुआ जब उज्जैन के बहुत सारे ऐसे कलाकार या नामचीन जो उद्योगपति हैं या जो उज्जैन से बाहर चले गए, तो वो उनको उज्जैन का है ये बताने में थोड़ा सी तकलीफ़ होती थी। लेकिन अब जो है, जो समय बदला है और गतिविधियाँ इतनी सारी चल रही हैं विरासत के बारे में, तो अब लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमारा संबंध वहाँ से रहा है। लेकिन ये बात पूरी मध्य प्रदेश को लेकर लागू होने जा रही है, लागू हो भी रही है। महाकाल लोक न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों के धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा दे रहा है। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि उज्जैन में महाकाल लोक के पहले चरण के कार्य में करीब 352 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दूसरे चरण का काम भी रफ्तार से चल रहा है, जिसमें करीब 720 करोड़ रुपए लागत आ रही है। इस तरह से महाकाल लोक पर 1172 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना की सफलता के बाद राज्य सरकार ने अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का विस्तार किया जा रहा है। और मोदी जी के दौर में कौन सा जिसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छोड़, कहां से किधर किस चीज को आप देखो, हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहां कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं। उज्जैन की तरह ही खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मंदिर भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हैं। ओमकारेश्वर में भी अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकल्प चल रहा है। यहाँ के मानधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। थोड़ा सा हाथ हटाओ, ये भैया मोबाइल किसका है, प्लीज थोड़ा सा नीचे करिए। गुरु जी थोड़ा सा इसके अलावा ओमकारेश्वर में एक विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण प्रगति पर है, जहां विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित होंगी। यहाँ पर वेद, उपनिषद और शास्त्रों के अध्ययन के लिए स्कूल और संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि वेदांत के ज्ञान का प्रचार किया जा सके। ये केंद्र विशेष रूप से शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करेगा। मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रयास इन धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देना तो है ही, इनके माध्यम से श्रद्धालुओं को एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर भेजना भी है। धार्मिक स्थलों के आसपास निर्मित आध्यात्मिक गलियारे और मंदिरों के पुनर्निर्माण के माध्यम से श्रद्धालुओं को एक दिव्य और प्रामाणिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इन गलियारों में मंदिरों का इतिहास, उनकी महत्ता और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित जानकारी दी जा रही है, ताकि श्रद्धालु न केवल दर्शन करें बल्कि धार्मिक स्थलों की आध्यात्मिक धारा से भी जुड़ सकें। ओमकारेश्वर के मानधाता पर्वत पर शंकराचार्य आश्रम भी विकसित किया जा रहा है।
जहां भक्तगण और साधु सन्यासी ध्यान और साधना कर सकते हैं। इसके अलावा शंकर गुफा का विकास भी किया जा रहा है। माना जाता है कि यहाँ आदि शंकराचार्य ने ध्यान किया था। इस प्रकल्प के अंतर्गत एक संस्कार ग्राम नामक परियोजना भी विकसित की जा रही है, जहां पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये स्थान लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। जो बना हुआ है धर्म की अगर जो रक्षा हुई है उसका कहीं न कहीं श्रेय तो शंकराचार्य जी को ही जाता है, क्योंकि हम उनके बिना पे हिंदुत्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अभी भी। और क्या कहते हैं, शंकराचार्य जी के बारे में जितना भी से वो केरल से यहाँ पे आए थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, फिर इसके बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इन सभी प्रकल्पों का मुख्य उद्देश्य ओमकारेश्वर को एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां लोग न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त कर सकें, बल्कि भारतीय संस्कृति और वेदांत के महत्व को भी समझ सकें। ओमकारेश्वर में धार्मिक पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ पर पर्यटन सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इस योजना के तहत एक भव्य मंदिर परिसर का निर्माण, सड़कों का सुधार और यात्री आवास की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पे 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमने तो संत सौहार्द का हथियार से संबंध ये आज भी बड़ा कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। आने वाले समय में इसके जितने चरण बचे हैं क्रमशः सबको पूरा करते जाएंगे। ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का भी संकल्प है। सीहोर जिले में सलकनपुर विजासन देवी मंदिर में देवी लोक का निर्माण किया गया है। ये लोक भी धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। राजधानी भोपाल से नजदीक होने के कारण ये प्रमुख आराधना स्थल माना जाता है और यहाँ पहुँचने वालों की संख्या लाखों में होती है। अनेक जिलों से श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देवी धाम सलकनपुर पहुँचते हैं। यहाँ अनेक पर्यटन सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस आस्था केंद्र तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का मार्ग, सड़क मार्ग, रोपवे आदि उपलब्ध है। देवी लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं के निवास, खान पान से जुड़ी सुविधाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ भी महाकाल मंदिर की तरह ही शक्तिपीठ, सिद्ध क्षेत्र, मूल मंदिर यथावत ही हैं। विरासत से विकास के प्रकल्प के अंतर्गत इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ परशुराम लोक निर्माण की योजना है। इस परियोजना पर लगभग 10 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकल्प के तहत यहाँ नर्मदा जल लाने तथा रोपवे निर्माण की योजना है। इससे जानापाव को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को भगवान परशुराम की कथा और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होगा। परशुराम लोक में ध्यान और साधना के लिए विशेष ध्यान कुटीर का निर्माण भी किया जाना है। हर्बल गार्डन में विभिन्न औषधीय पौधों की खेती करने की योजना है। भक्तों और पर्यटकों के लिए एक ऑडिटोरियम निर्माण की भी योजना है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां होंगी। उधर बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ऐतिहासिक नगर ओरछा में श्री राम राजा लोक के निर्माण का कार्य चल रहा है। बेतवा नदी के तट पर बसे इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित होती है, जिसे सतधारा भी कहा जाता है। किंवदंती है कि यह ओरछा के 7 तत्कालीन प्रमुखों के सम्मान में है। निवाड़ी के ओरछा में बन रहा श्री राम राजा लोक तकरीबन 12 एकड़ क्षेत्र में तैयार हो रहा है। वैसे तो आधिकारिक रूप से शुरुआती डीपीआर के मुताबिक इसकी लागत तकरीबन 143 करोड़ रुपए रखी गई है, लेकिन इस पर भविष्य में करीब 400 करोड़ तक खर्च का अनुमान है। श्री राम राजा लोक में एंट्री मुख्य प्रवेश द्वार पर बनाए जाने वाले विशाल दरबार गलियारे से होगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर में बालकांड प्रांगण और उत्तरकांड प्रांगण बनाए जा रहे हैं। इसमें बालकांड प्रांगण में भगवान राम की बाल लीलाएं प्रदर्शित और चित्रित की जा रही हैं। वहीं उत्तरकांड प्रांगण में उत्तरकांड की लीलाओं का चित्रण देखने को मिलेगा। इसके अलावा विशाल चित्रकारी के जरिए भगवान श्री राम के अयोध्या से ओरछा पहुंचने के साथ साथ ओरछा की रानी और महाराज की तपस्या और योगदान का वर्णन भी चित्रों में प्रदर्शित किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विरासत से विकास की दिशा में इस पहल के तहत कुल 18 लोक बनाए जाने की योजना बनी है, जो संस्कृति, धरोहर और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किए जाएंगे। इनमें से एक प्रमुख स्थान छिंदवाड़ा जिले का जाम सांवली है, जहां विशेष रूप से श्री हनुमान लोक का विकास किया जाएगा। श्री हनुमान लोक को भगवान श्री हनुमान जी के अद्भुत उत्सवों और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से एक आकर्षक स्थल के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां भक्तों और पर्यटकों को सनातन के प्रति समर्पण और भक्ति का वातावरण मिल सकेगा। छिंदवाड़ा जिले का जाम सांवली, जो राजधानी भोपाल से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित है, यहाँ श्री हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी खुद ही प्रकट हुए थे। विश्राम मुद्रा में लेटे हुए चमत्कारी हनुमान प्रतिमा की नाभि से लगातार जल निकलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त आता है, उसकी मन मांगी मुराद जरूर पूरी होती है। श्री हनुमान लोक जाम सांवली के इसी मंदिर के पास लगभग 26 एकड़ क्षेत्र में बनाने की योजना है। इसके प्रथम चरण में 35 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से निर्माण होगा, जिसमें भव्य प्रवेश द्वार मराठवाड़ा वास्तुकला से प्रेरित है। इसके साथ ही भव्य प्रवेश द्वार में भगवान के विराट स्वरूप की छवि दिखेगी। इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी होंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विरासत से विकास के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 18 धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों का विकास कर रही है। इनमें से 14 लोक धार्मिक और 4 सांस्कृतिक आधार पर आधारित हैं। वर्तमान में 10 धार्मिक और 4 सांस्कृतिक लोकों का निर्माण कार्य जारी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस प्रयास से इन स्थलों की शांति और दिव्यता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है, जिससे इन स्थानों का महत्व और आकर्षण और भी बढ़ गया है। देश भर से श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों पर आकर न केवल अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर भी निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का यह प्रयास राज्य के समग्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इस प्रकल्प के परिणाम स्वरूप राज्य में आर्थिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्थानीय समुदायों को भी लाभ हो रहा है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे विरासत से विकास की नई कहानी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।